फ्यूचर के रिसर्चर्स बनने जा रहे हैं। और मेरा आज का इस टॉपिक पे बात करने का मकसद ये था कि मैं अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो मुझे मेरी रिसर्च के दौरान हुए हैं, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और मैं आपको बता सकूं कि रिसर्च जो है इसको हम किसी एक डिसिप्लिन तक महदूद करेंगे, हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट, हमारा सोशल कल्चर, हमारी नॉर्म्स बहुत डिफरेंट हैं एडवांस्ड कंट्रीज़ से, जहाँ पे रिसर्च हो रही है, जहाँ पे हमसे बहुत पहले रिसर्च बड़ी एडवांस शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तो मैंने पिछले 10 साल से मैं रिसर्च के एरिया में और मुख्तलिफ एरियाज़ में रिसर्च कर रही हूँ। तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि हमें यहाँ पे अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए रिसर्च करने की ज़रूरत है अगर हम रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा मुझे चैलेंज महसूस होता है अपने स्टूडेंट्स के हवाले से भी और अपने हवाले से भी, वो ये है कि पिछले कुछ सालों से रिसर्च कल्चर डेवलप हुआ। 2005 में HEC ने जब बहुत ज़्यादा रिसर्च फंडिंग की तो रिसर्च कल्चर डेवलप हुआ, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन था। लेकिन पिछले कुछ अरसे से रिसर्च बराए रिसर्च का कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन हो गया है। यानी हम सिर्फ पेपर्स छापना चाहते हैं, हम सिर्फ जर्नल्स के अंदर अपनी शायद मौजूदगी साबित करना चाहते हैं, लेकिन रिसर्च का वो बुनियादी मकसद हम भूल गए हैं। सर, मेरे जहन में ये है कि ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं। नंबर पूरे करना, प्रमोशन, ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम मेन प्रोडक्ट पे फोकस कर लें, जो कि रिसर्च है, जो थ्योरी, उसको हम थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहते हैं। और हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि चौथी कोई वजह नहीं होती रिसर्च करने की, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमारे यहाँ चौथी वजह ये है कि हमें प्रमोशन चाहिए और हमें नंबर चाहिए। तो हम चौथी वजह पे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। लेकिन मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस ये है कि पहली 3 वजूहात पे अगर फोकस कर लें तो ये बाय प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, साथ नंबर भी पूरा हो जाएगा और प्रमोशंस भी नो डाउट मिल। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का कॉन्सेप्ट मेरे जहन में कैसे आया? बुनियादी तौर पे मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में मेरी PhD है। पिछले कुछ अरसे से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का स्कोप पाकिस्तान में भी बड़ा ब्रॉडर हो गया है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की तरफ हम चले गए हैं। दुनिया में बहुत पहले, आज से 2-3 दहाइयाँ पहले, इंफॉर्मेशन स्टडीज़, नॉलेज मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, आई स्कूल्स का कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन था। लेकिन असल में नाम रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसकी फ़िलासफ़ी को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और फ़िलासफ़ी ये थी कि हमारी मेन प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे हैं, दैट इज़ इंफॉर्मेशन, नॉट द लाइब्रेरी। सो व्हेन आई रियलाइज्ड दैट वी आर सेलिंग इंफॉर्मेशन, तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि इंफॉर्मेशन का ताल्लुक सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से क्यों है। इंफॉर्मेशन का ताल्लुक तो मेरी सोसाइटी के हर फर्द से, इंफॉर्मेशन का ताल्लुक सोशियोलॉजी से है। मेरा चूँकि बैकग्राउंड जो है वो उसमें मैं 2 मज़ामीन पढ़ चुकी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, ग्रेजुएशन में। तो मैंने गौर किया कि चाहते ना चाहते हुए मेरी सारी स्टडीज़ बिहेवियरल स्टडीज़ हैं। अच्छा, उसकी वजह एक ये भी थी कि मेरा बैकग्राउंड नॉलेज जो था वो थोड़ा सा साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में था। लेकिन एक्चुअली हमें इंफॉर्मेशन, बिहेवियर्स और पैटर्न्स को समझना चाहिए। जब ये बात मेरे जहन में आई तो मेरा ताल्लुक साइकोलॉजी वालों से बना, मेरा ताल्लुक सोशियोलॉजी वालों से बना, मेरा ताल्लुक कंप्यूटर साइंस के लोगों से बना, मेरा ताल्लुक इंफॉर्मेशन साइंस के लोगों से बना। मैंने अपनी फील्ड में महदूद रहने की बजाय इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रेफरेंस दी, और उसकी कुछ वजूहात हैं जो मैं आपसे शेयर कर दूं। हमें इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की मैंने शायद ये काम नहीं करा, मैंने अपनी स्लाइड्स में मेंशन किया था कि 3 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1 इज़ द मेथड। देखिए, मैं और आप हर मेथड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, और मेरा मजमून किसी ख़ास मेथडोलॉजी को लेके चल रहा होता है। डॉक्टर साहब ने स्टैटिस्टिक्स का जिक्र किया कि वो सीखनी चाहिए, बिल्कुल सीखनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ना सीख पाएँ, ये आपका कप ऑफ टी ना हो, तो मेरा मशवरा ये है कि किसी अच्छे स्टैटिशियन को अपना दोस्त बना लें और उसके साथ रिसर्च कोलैबोरेट करें, अपना आइडिया डेवलप करें, और आइडिया डेवलप करने के बाद उस स्टैटिशियन से डिस्कस करें कि अब इसको स्टैटिस्टिकली देखो कि ये आइडिया डूएबल है या नहीं। मेरे स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं PhD के भी, इनको अंदाज़ा होगा कि मैं इन्हें हमेशा कहती हूँ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट बनाने के बाद अब स्टैटिशियन के पास जाओ। मैंने भी अच्छी दोस्ती रखी हुई है स्टैटिशियंस के साथ। तो वो प्रोफेसर हैं, उनसे काम सीखा मैंने, आज कर भी रही हूँ, लेकिन उनकी राय को मैं इतनी अहमियत देती हूँ कि मैं अपना काम करने के बाद एक दफ़ा उनको ज़रूर भेजती हूँ कि अब आप स्टैटिस्टिकली देखें
कि मैं ये रिजल्ट्स लेना चाह रही हूँ, क्या मेरा स्केल इसको मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप अब इंटरडिसिप्लिनरी की एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे स्टैटिस्टिशियन की हर वक्त ज़रूरत है। मुझे बेसिकली इंटरनेशनल यूनाइटेड स्टेट्स जो उनका गवर्नमेंट है उसकी तरफ से फेलोशिप मिली है, दैट इज़ नॉट फुलब्राइट, और वो फेलोशिप मुझे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बेस पे मिली है। आई एम गोइंग टू कंडक्ट रिसर्च इन द एरिया ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। और यहाँ कुछ लोग लाइब्रेरी साइंस से बैठे हैं जिनको ये अंदाज़ा होगा कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स के बारे में सोचना ज़रा शायद आउट ऑफ द बॉक्स था। तो मैंने सोचा और मैंने इस पर 4 बेहतरीन पेपर लिखे। बेहतरीन मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो इंटरनेशनली अच्छे हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल थे, और मेरी सिलेक्शन की वजह शायद एक ये भी थी कि मैंने वो 4 पेपर लिखे। और अभी हम जब इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे तो मैं डॉक्टर साहब के साथ शेयर कर रही थी और मैडम के साथ कि उनमें से एक पेपर को पेपर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2021 का, और वो किस मौजू पे था, वो कोविड-19 की सिचुएशन पे था। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में से इंफॉर्मेशन का रोल जो कोविड-19 में था उस पर हमने बात की थी उसमें, और उस पेपर को इतनी एक्सेप्टेंस मिली इंटरनेशनली कि इस वक्त विद इन 1 ईयर दैट हैज़ बीन साइटेड मोर देन 130 टाइम्स इन मेडिकल जर्नल्स, इन मेडिकल साइंस जर्नल्स। सो मेरे साथ कौन था ये मैं शेयर कर दूं आपके साथ। मेरे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ टुर्को से इंफॉर्मेशन साइंस के 2 प्रोफेसर थे। तो वो प्योरली पाकिस्तान से नहीं था, पाकिस्तान की कोलैबोरेशन थी फिनलैंड से। इट वाज मार्च और अप्रैल जब पाकिस्तान में लॉकडाउन होता है। एंड वन डे आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्टोरी ताकि कुछ ज़्यादा खुश्क सा डिस्कशन ना हो जाए। वन डे आई वाज सिटिंग इन माय होम। मैंने एक छोटा सा वर्क एरिया बना लिया, लॉकडाउन हो गया तो मैं टीवी देख रही थी। तो उस वक्त सूरत हाल बहुत खौफनाक थी। इटली में लोग मर रहे थे और लाइनें लगी हुई थी, और कुछ हमारा मीडिया भी थोड़ा ज़्यादा उसको हाईलाइट करता है। तो मुझे लगा कि मैं कल फौत हो जाऊंगी। तो आई जस्ट सेड टू माई मेड कि इसको बंद कर दो। एंड देन सून आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड इट्स मी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का पर्सन, और उसको एंजाइटी हो रही है इंफॉर्मेशन से। So I'm not able to manage that information, and what about the layman? So at the same time I just thought that idea. So I should work on the information anxiety and information avoidance behavior among people during COVID-19. So I worked on that area. Social media को लिया हमने, internet को लिया, electronic media को लिया, print media को लिया, and I shared that idea with a professor in Finland, University of Turku. उनको बड़ा पसंद आया और उन्होंने फिर कहा कि हम फिनलैंड में और पाकिस्तान में कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, एक एडवांस्ड कंट्री ले लेते हैं, एक डेवलपिंग कंट्री ले लेते हैं। तो वो हमने लिया और दैट वाज अ यूनिक थ्योरी जो डेवलप हुई कि इंफॉर्मेशन एंजाइटी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड लीड्स टू इंफॉर्मेशन एंजाइटी एंड इंफॉर्मेशन एंजाइटी लीड्स टू इंफॉर्मेशन अवॉइडेंस। बट द प्रॉब्लम हियर इज, अगर मैं अवॉइड करती हूँ तो मैं शायद सही इंफॉर्मेशन भी अवॉइड कर जाऊँ। So we need to teach our people and train our people to manage the information anxiety. बंद करना उसका हल नहीं है. So just filter the information. So that's what how the idea developed, and now that is the best paper of the year. So like that. अब जब आइडिया आपके जहन में आ गया तो एक चीज़ कर लें, आप मुख्तलिफ उसके एरियाज देख लें, कौन कौन सा एरिया इसके साथ अलाइन होता है भी हैं। तो एक शख्स के साथ ये सारे डिसिप्लिन्स अटैच्ड है। तो किसी एक फिनोमिना को जब आपने अंडरस्टैंड करना है तो उस फिनोमिना को इन डेप्थ स्टडी करने के लिए आपको मल्टीपल एंगल्स से देखना पड़ेगा। अच्छा, ये आपने तय करना है कि मैंने उसको कितना देखना। मुमकिन नहीं है कि एक टाइम पे 10 एंगल्स आप इस्तेमाल कर सकें, लेकिन कम अज़ कम कितने एंगल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको आप देख सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनमें हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कर सकते हैं। अभी इन्वायरमेंट की मिसाल दी सर ने। इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल साइंस के लोग काम करते हैं, सोशियोलॉजी के लोगों को भी काम करना चाहिए, बिहेवियरल स्टडीज़ करनी है तो साइकोलॉजी के लोगों को भी काम करना चाहिए, उनका अवेयरनेस लेवल देखना है तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लोगों को भी काम करना चाहिए। तो हम इन सारे एरियाज़ में काम कर सकते हैं। पिछले दिनों हमने एक रिसर्च कंडक्ट की जो कि ग्रीन कंप्यूटिंग पे थी, ग्रीन कंप्यूटिंग इंटेंट एंड बिहेवियर। अब तक जितनी रिसर्च हुई थी
वो ग्रीन कंप्यूटिंग के हवाले से उसमें एक वेरिएबल मिसिंग मुझे नज़र आया, दैट वाज ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। ग्रीन कंप्यूटिंग बिहेवियर आज तक स्टडी किया गया, लेकिन किसी ने ये सोचने की कोशिश नहीं की थी कि क्या ट्रेनिंग या अवेयरनेस का इम्पैक्ट उनके बिहेवियर पे है। द पीपल हु आर मोर ट्रेंड, क्या वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं या इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो हमने उस पर एक बड़ा अच्छा पेपर लिखा और उसको बड़ी एक्सेप्टेंस भी मिली। इसी तरह हमने एक और पेपर जो लिखा वो इस मौजू पे था कि हमने सेंटिमेंट एनालिसिस किया ट्वीट्स का। सेंटिमेंट एनालिसिस ट्वीट्स जब आप करते हैं तो उसके नीचे जो कमेंट्स आते हैं, वो कमेंट्स में आप किसी को कितना इनकरेज करते हैं, कितना डिस्करेज करते हैं, कितनी पॉजिटिव राय देते हैं, कितनी नेगेटिव राय देते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ये मेरे लिए अकेले करना मुमकिन नहीं था, या मेरी फील्ड के अगर 2 लोग और 4 भी मिल जाते तो मुमकिन नहीं था। मुझे मशीन लर्निंग की ज़रूरत है, तो मशीन लर्निंग के लिए मुझे कंप्यूटर साइंटिस्ट की ज़रूरत है। तो मैं एक आइडिया डेवलप करके कंप्यूटर साइंटिस्ट के पास चली गई और उन्हें कहा कि अगर आपको ये पसंद है तो इसका वो हिस्सा जो मशीन लर्निंग का है ये आप कर दें, बाकी हिस्सा मैं करती हूँ और हम मिलके एक पेपर लिखेंगे। बहुत अच्छे जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, बड़ा अच्छा जर्नल, उसमें वो छपा और बड़ी अच्छी साइटेशंस मिल रही हैं उसको। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि हम हेल्थ के सेक्टर में, हम टेक्नोलॉजी के सेक्टर में किस तरह से काम कर सकते हैं। तो आपकी जो इसके मेजर बेनिफिट्स हैं उस पर बात करते हैं। आपको वाइडर ऑडियंस मिलती है, आपको वाइडर ऑडियंस मिलती है। यानी मैं अगर प्योर अपने एरिया में काम करूंगी, मसलन लाइब्रेरी की सर्विसेज पे बात करूंगी, तो शायद मेरा कुछ यूज़र इंटरेस्टेड हो या मेरे लाइब्रेरी साइंस के लोग। जब मैंने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन बना दी तो पूरी दुनिया का हर इंफॉर्मेशन यूज़र मेरी ऑडियंस, आपकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, आपकी ऑडियंस वाइडर होगी, आपकी रिसर्च का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। इम्पैक्ट को मेजर करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका उसका साइटेशंस लेना है, और जितनी ऑडियंस ज़्यादा होगी उतना साइटेशंस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको ब्रॉडर से मुराद मेरी ये नहीं है कि जर्नल टॉपिक्स पे रिसर्च करें, स्पेसिफिक बट एक फिनोमिना को मल्टीपल एंगल्स से स्टडी करें, इन डेप्थ स्टडी करें और अपनी ऑडियंस वाइडर करें। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। जर्नल्स पब्लिशिंग के हवाले से मैं बताऊं, लाइब्रेरी साइंस के लोग यहाँ बैठे हैं, कितने जर्नल्स होंगे जो प्योर लाइब्रेरी साइंस में, जो कि लाइब्रेरी एजुकेशन पे बात करते होंगे, लाइब्रेरी ट्रेनिंग पे बात करते होंगे, बहुत थोड़े। जर्नल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट एक ऐसा जर्नल है जो प्योर इन एरियाज़ पे बात करता है। अगर आप प्योर अपने ख़ास एरियाज़ की बात करते हैं तो आपको 10, 15, 20 अच्छे जर्नल मिलेंगे। उन 15-20 में क्यू कितनी लंबी होगी, आपकी बारी कब आएगी और आप किन क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरेंगे, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। अच्छा, जब आपने एरिया 2 या 3 इकट्ठे कर लिए, इंफॉर्मेशन एंजाइटी साइकोलॉजी के जर्नल में आराम से छप जाती। कंप्यूटर साइंस के मशीन लर्निंग लगा दी मैंने तो कंप्यूटर साइंस के एरिया में छप जाती, इंफॉर्मेशन साइंस के एरिया में। तो जहां मेरे पास 15 जर्नल्स की ऑप्शन थी, वहां शायद मैं 50 जर्नल की ऑप्शंस लेके चली। तो आपके पब्लिशिंग प्रॉस्पेक्ट बढ़ जाता है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं पब्लिकेशन के। अच्छा, और एक और चीज़ होती है, मैंने इन जर्नल्स में पब्लिश करके देखा है, आई हैव पब्लिश मोर देन 50 पेपर्स सो फॉर। मैंने इन जर्नल्स में पब्लिश करके देखा है कि एडिटर इस बात में कतई इंटरेस्टेड नहीं होता कि ये मेरी फील्ड से है या नहीं है। मैं अगर बहुत सादा ज़ुबान में बात करूं तो वी आर सेलिंग आवर आइडियाज़, और बायर को अगर वो चीज़ पसंद आती है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तान से आ रही है या कहाँ से आ रही है। सो व्हाट आई फील, ये एडिटर्स देखते हैं कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा। मैंने सोशल साइंस में जितना काम किया है, बल्कि डॉक्टर साहब सही फरमा रहे थे साइंसेज में भी, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, लोग उससे फ़ायदा उठा के कितनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उसका। और एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, हमने कॉन्टेक्चुअल होना है, लेकिन हमने देखना है कि ग्लोबली इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मसलन आप इन्वायरमेंट साइंस में कॉन्टेक्चुअल हो जाएं, आप पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हाईलाइट करें, लेकिन दुनिया पता है क्यों इसमें इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज ग्लोबल है। अगर पाकिस्तान का इन्वायरमेंट ठीक होता है तो अल्टीमेटली दुनिया का उस पर इम्पैक्ट होता है। तो जब आप अपने टॉपिक्स चूज़ करें तो आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आप कितना कॉन्टेक्चुअल होते हैं, ताकि अपने लोगों को कितनी मदद मिलेगी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और फिर उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या होता है।
क्योंकि दुनिया में जर्नल्स जो हैं और उनकी ऑडियंस जो है वो इस बात में इंटरेस्टेड होती है कि हमारे यहाँ भी इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है। इसी तरह मैं आपको कोविड एक बहुत बड़ी मिसाल था जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के इतने चांसेस थे। किसी ने बड़ी खूबसूरत कोट लिखी हुई थी कि कोविड सिर्फ एक हेल्थ चैलेंज नहीं था, कोविड पूरी एक सिचुएशन थी, एक स्टेट थी जिसमें इकोनॉमिकल इश्यूज, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज और बहुत सारे इश्यूज थे। आप ये देखिए कि कोविड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर लेते हैं। एजुकेशन सेक्टर में हमारे यहाँ या दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में कितनी प्रिपेयर्डनेस थी इमरजेंसी मैनेजमेंट की, यानी फ्लॉप हो गए दुनिया के बहुत सारे मुल्क। इमरजेंसी मैनेजमेंट की थ्योरी कहीं अप्लाई ही नहीं हुई। डिजास्टर मैनेजमेंट में तैयारी कुछ ना कुछ होगी और जगहों पे होगी, एजुकेशन एक दफ़ा बहुत ज़्यादा सफ़र की, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसके नतीजे में उसका सोशल इम्पैक्ट क्या आया? स्टूडेंट्स की लर्निंग, स्टूडेंट्स की रेडीनेस, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स और करंट सिचुएशन आफ्टर 2-3 ईयर्स, अब वो किस काबिल हैं, अब वो कितना टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल हैं, ये सारी बातें हमें इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की तरफ लेके जाती थी और हमने इस पर बाकायदा इसको इस्तेमाल किया और हमने इस पर पेपर लिखे। हमने इमरजेंसी मैनेजमेंट थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए एजुकेशन के सेक्टर में एक पेपर लिखा और जिसमें हमने बहुत अच्छी जो सॉल्यूशंस थे वो पेश किए। और उसमें से एक सॉल्यूशन ये था कि हमें रूटीन में हाइब्रिड अप्रोच रखनी चाहिए ताकि हम फ्यूचर में प्रिपेयर रहें किसी ना किसी अनसीन सिचुएशन के लिए और इमरजेंसी के लिए। अगर हम 10 लेक्चर अटेंड कर रहे हैं एक सेमेस्टर में या 14 लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, 2 हर सूरत ऑनलाइन होने चाहिए और हाइब्रिड अप्रोच होनी चाहिए। ये बड़ी प्रैक्टिकल हमने सॉल्यूशंस पेश किए थे और हमने यूके और पाकिस्तान का मौजना किया था, इंटरव्यूज़ किए थे। अच्छा, दूसरी बात, इसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट देख लें आप। इकोनॉमी का एस्पेक्ट क्या हुआ? लोगों की बाइंग पावर, डिजिटल डिवाइड, उस पर कितनी बात होनी चाहिए। यानी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने बहावलपुर में एक सेमिनार हुआ कोविड में और उस सेमिनार में मुख्तलिफ मुल्कों से लोग थे एंड द पीपल वर टॉकिंग अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन एंड दे वर जस्ट टॉकिंग आउट कि कौन सी वेबसाइट्स अच्छी हैं, WHO पे जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए। तो मुझे कहा गया कि मैं कंक्लूड करूँगी वो सेमिनार। तो मैंने जब उनकी 2 दिन सारी बातें सुनी तो आई जस्ट शेयर्ड कि अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं, मैं जिस मुल्क में बैठी हूं और मैं अपने फार एरियाज़ की बात करूं जिस मुल्क का 70% हिस्सा गांव की आबादी पे मुश्तमिल है, वहाँ मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन से बड़ा अलमिया ये है कि अगर लॉकडाउन में उनके घर बंद हो जाते हैं तो उनके बच्चों के मरने के चांसेस 99% है। इसलिए वो डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन पर जानबूझ के एतबार करना चाहते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट कि उन्हें पता नहीं है कि WHO की वेबसाइट क्या है क्या नहीं, वो जानना ही नहीं चाहते क्योंकि उनकी बिटर रियलिटी इकोनॉमी है। तो फाइनेंशियल इश्यूज बड़े हैं उनके लिए। मैस्लो कहता है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड आपने देखा, वो कहता है कि सेल्फ एस्टीम और अच्छा बुरा होना ये बहुत बाद की बातें हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद आती हैं ये सारी चीज़ें। तो कनाडा से एक खातून थी, कम्युनिकेशन स्टडीज़ की थी, वो शी स्पोर्टेड, उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक हाईलाइट किया है। तो मैंने उन्हें कहा कि हमें मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए भी कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारे मुल्क का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब कोई ज़िंदा रहने के लिए लड़ रहा हो तो फिर वो मिस इन्फॉर्मेशन पे यकीन करेगा, वो डिस इन्फॉर्मेशन पे यकीन करेगा। तो हमें एक्चुअली क्या करना है कि लोगों को एक कम्युनिटी सेंटर्स डेवलप करके उनके साथ उनकी बात करवाएं।